नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना। शुरुआत कर रहे हैं सुपरफास्ट 100 की। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैत्री त्रिपाठी। पहली खबर भूटान की। भूटान की संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भूटान के लिए भारत के दिल का दरवाजा खुला हुआ है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में सरकार बदलने से दिल के दरवाजे बंद नहीं हो जाते। भूटान हो या भारत, हमने अपने दिल के दरवाजे खोल करके रखे हैं, तभी तो हम एक साथ अनुभूति करते हैं। शासन व्यवस्थाओं के बदलने से दिल के दरवाजे बंद नहीं होते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पहली विदेश यात्रा के लिए भूटान आना उनका सहज फैसला था। मोदी ने कहा कि वो चाहते तो किसी ताकतवर देश का दौरा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने भूटान को ही चुना। मेरे अंतर्मन से आवाज उठी, मैं भारत के प्रधानमंत्री के रूप में पहली बार कहीं जाऊंगा तो भूटान जाऊंगा। इसके लिए मुझे ज्यादा सोचना नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान की संसद में कहा कि अगर वो पहली विदेश यात्रा पर भूटान नहीं आते तो उनकी आत्मा उन्हें कोसती। ये मेरा सहज कदम था। सवाल तो मेरी आत्मा की तब पूछती कि आप भूटान गए क्यों? भूटान की संसद को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि भूटान और भारत का रिश्ता बहुत पुराना और मजबूत है और भारत की नई सरकार इस रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। भूटान की संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत जितना सशक्त होगा भूटान को उतना ही फायदा होगा। उन्होंने आगे कहा कि भारत के मजबूत होने से सार्क के सभी देश मजबूत होंगे। भूटान की संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यटन को बढ़ावा देने की वकालत की। उन्होंने कहा कि टूरिज्म यूनाइट्स, टेररिज्म डिवाइड्स, यानी आतंकवाद बांटता है जबकि पर्यटन जोड़ता है। टेररिज्म डिवाइड्स, टूरिज्म यूनाइट्स। और इसलिए टूरिज्म जिसकी जोड़ने की ताकत है। भूटान की संसद को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि हिमालय भारत और भूटान को एक करता है। उन्होंने हिमालय के पर्यावरण की रक्षा के लिए संयुक्त अभियान चलाने की बात कही। मोदी ने हिमालय के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने का भी वादा किया। मोदी ने भूटान को ऊर्जा का बेहतरीन स्रोत बताया। उन्होंने कहा कि भारत को पनबिजली परियोजनाओं की जरूरत है। मोदी ने कहा कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से भारत भूटान दोनों को फायदा होगा। मोदी ने भूटान के लिए नए वायदे किए। उन्होंने कहा कि भूटान के युवाओं में अपार संभावनाएं हैं और यह खुशी की बात है कि भूटान अपने बजट का बड़ा हिस्सा शिक्षा पर खर्च करता है। मोदी ने भूटान में ई-लाइब्रेरी नेटवर्क डेवलप करने की बात कही। मोदी ने भूटान में लोकशाही की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि भूटान में लोकतंत्र आए महज 7 साल हुए हैं, लेकिन भूटान विश्व के बेहतरीन लोकतंत्र का एक उदाहरण के तौर पर सामने आया है। भूटान दौरे के दूसरे और आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान की संसद को संबोधित करते हुए खुशी जताई। उन्होंने कहा कि भूटान की संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करना उनके लिए सौभाग्य बात है। इससे पहले कल भूटान के प्रधानमंत्री की तरफ से दिए गए भोज के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सुख शांति के लिए अच्छा पड़ोसी जरूरी है, लेकिन खराब पड़ोसी क्या होता है इसका दर्द हमें मालूम है। पास हर प्रकार के सुख वैभव शांति होने के बाद भी आप चैन से जी नहीं सकते। हैप्पीनेस का भुगतान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमें पता है कि पड़ोसियों के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है, क्योंकि हम जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमें पता है कि पड़ोसियों के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है, क्योंकि हम जानते हैं पड़ोसियों के फायदे क्या होते हैं और पड़ोसियों की परेशानी क्या होती है। भली भांति जानते हैं। भूटान दौरे के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थिम्पू में सुप्रीम कोर्ट की नई बिल्डिंग का उद्घाटन किया। इस मौके पर भूटान के पीएम भी मौजूद थे। प्याज एक बार फिर देशवासियों को रुला सकता है। देश की सबसे बड़ी प्याज की मंडी नासिक में मजदूरों ने कामकाज ठप कर दिया है, जिससे प्याज की सप्लाई रुक गई है। प्याज मंडी के मजदूर मजदूरी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। इस मामले को लेकर मंडी कारोबारी और मजदूरों के बीच कहासुनी भी हुई, जिसके बाद नासिक मंडी में खरीद बिक्री अनिश्चितकाल के लिए बंद हो गई है।
मुंबई में आज भी हाई टाइड आने की आशंका जताई जा रही है। हाई टाइड की आशंका को देखते हुए अलर्ट जारी कर दिया गया है। लोगों को समुद्र की तरफ नहीं जाने की सलाह दी गई है। जारी किए गए अलर्ट के मुताबिक आज दोपहर 2:50 पर हाई टाइड आने की आशंका जताई जा रही है। जारी चेतावनी के मुताबिक समुद्र की लहरें करीब 5 मीटर ऊपर तक उठ सकती हैं। इससे पहले कल मुंबई में हाई टाइड की चपेट में आने से 2 लड़के मरीन ड्राइव में समंदर में डूब गए। इनमें से एक को बचा लिया गया, लेकिन दूसरी मौत हो गई। अलर्ट के बावजूद 16-17 साल के ये 2 लड़के समंदर के पास चले गए थे। उधर गुजरात की सूरत में सुवाली समंदर तट पर हाई टाइड आने की संभावना थी, जिसमें 5 लोग डूब भी गए। एक शख्स को रेस्क्यू टीम ने बचा लिया, लेकिन अभी भी 4 लोगों की तलाश जारी है। चारों LNT के कर्मचारी बताए जा रहे हैं। गुजरात के जूनागढ़ में लगातार हो रही बारिश से बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। पिछले कई घंटों से मूसलाधार बारिश की वजह से कई गाड़ियां सड़कों पर फंस गई हैं। हाईवे पूरी तरह से पानी में समा चुके हैं। सैकड़ों घरों में पानी घुस चुका है। लोग जैसे तैसे पानी से निकलने की कोशिश में हैं। मौसम विभाग के मुताबिक जूनागढ़ में अभी तक 15 इंच बारिश हो चुकी है। बारिश से हर तरफ जल जमाव होने लगा है। इससे बाहर निकलने के लिए पानी के अंदर होकर जाना पड़ रहा है। लोगों को रोजमर्रा के काम में खासी दिक्कतें आ रही हैं। हिमाचल के मंडी में 24 छात्रों के डूबने से हिमाचल सरकार आज हाईकोर्ट में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। सरकार की रिपोर्ट में हादसे से पहले बरती गई लापरवाही और हादसे के बाद उठाए गए कदमों का जिक्र होगा। मुंबई में कैंपा कोला सोसाइटी के अवैध फ्लैटों को खाली करने का आखिरी दिन है। बीएमसी ने नोटिस दे दिया है कि आज फ्लैट्स खाली नहीं किए गए तो मंगलवार सुबह से घरों को जबरी खाली कराया जाएगा। आज मुंबई हाईकोर्ट में कैंपा कोला सोसाइटी की अर्जी पर सुनवाई होनी है। इस याचिका में कहा गया है कि मकान टूटने के बाद खाली होने वाली जमीन पर निर्माण से पहले सोसाइटी के लोगों से इजाजत ली जाए। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज सरकारी आवास खाली कर सकते हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्हें तिलक लेन में सरकारी आवास दिया गया था। केजरीवाल यहां से जंगपुरा या मयूर विहार फेज 2 में शिफ्ट हो सकते हैं। दरअसल केजरीवाल पर सरकारी आवास खाली करने को लेकर काफी दबाव था। केजरीवाल ने इससे पहले अपनी बेटी की परीक्षा का हवाला देते हुए घर खाली करने से मना किया था और कुछ मोहलत मांगी थी। ई रिक्शा चालकों की समस्याओं को लेकर आज दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उपराज्यपाल से मिलेंगे। इस दौरान केजरीवाल के साथ आम आदमी पार्टी के कई नेता मौजूद होंगे। दिल्ली में बिजली की किल्लत को लेकर कांग्रेस आज भी प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह पुरी की अगुवाई में विनोद नगर में मोर्चा खोला जाएगा। हफ्ते भर में कांग्रेस हर रोज किसी न किसी इलाके में प्रदर्शन कर रही है। उधर बीजेपी ने बिजली संकट पर कांग्रेस के धरना प्रदर्शन को नौटंकी करार दिया। बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस लोगों की तकलीफ पर राजनीतिक रोटियां सेक रही है। पॉलिटिकल स्टंट है और लोगों की तकलीफ पर राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी खोई हुई पॉलिटिकल फील्ड ढूंढने के लिए नौटंकी नाटक कर रहे हैं, तमाशा कर रहे हैं। प्रीति जिंटा छेड़छाड़ मामले में पूर्व प्रेमी और कारोबारी नसवाडिया की गिरफ्तारी अभी नहीं होगी। प्रीति का बयान लेने के बाद ही पुलिस नसवाडिया को समन जारी कर सकती है। प्रीति जिंटा अभी अमेरिका में है और बताया जा रहा है कि वो 1 महीने तक भारत नहीं लौटने वाली है। वाडिया के झगड़े को लेकर कल नया खुलासा हुआ। झगड़ा वानखेड़े स्टेडियम के गरवारे पवेलियन में नहीं बल्कि कॉर्पोरेट बॉक्स नंबर 56 में हुआ था और वहां सीसीटीवी कैमरा नहीं था। पुलिस को गरवारे पवेलियन का फुटेज मिला है। सूत्रों से खबर है कि प्रीति जिंटा 30 मई को घटना की रात ही मामला दर्ज कराना चाहती थी, लेकिन उनके कुछ सहयोगियों की सलाह पर उनका मन बदल गया। प्रीति ने इस घटना को लेकर ईमेल के जरिए नसवाडिया को चेताया था। पुलिस अब इस ईमेल की जांच कर रही है। इस मामले की जांच के लिए पुलिस ईमेल और टेक्स्ट मैसेजेस का सहारा ले सकती है। खबर है कि इस झगड़े के बाद प्रीति और वाडिया मैसेज और मेल के जरिए अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। वहीं प्रीति जिंटा का बयान दर्ज करने के लिए पुलिस उनके विदेश से लौट इंतजार कर रही है। इस मामले में जल्द ही आईपीएल के सीईओ सुंदर रमन और वानखेड़े स्टेडियम के स्टाफ के लोगों के बयान भी दर्ज किए जाएंगे। प्रीति ने बताया था कि आईपीएल के सीईओ घटना के वक्त वहीं पर मौजूद थे। यूपी के फिरोजाबाद में कानून को ठेंगा दिखाते हुए अपराधियों ने 2 सिपाहियों की गोली मारकर हत्या कर दी। 6 बदमाश लूट के इरादे से आए थे। सिपाहियों ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो बदमाशों ने सिपाहियों पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी और लूटपाट करके फरार हो गए। फिरोजाबाद के रामगढ़ इलाके में गिरिराज किशोर और दिनेश कुमार नाम के 2 सिपाही गश्त कर रहे थे, तभी इन्हों को लूट की खबर मिली। सामने से बदमाशों को आता देख इन्होंने उनको रोकने की कोशिश की तो बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी।
यूपी में एक बार पेड़ पर लड़की की लाश लटकी हुई मिली। अलीगढ़ के रसूलपुर इलाके में ये घटना सामने आई है। अभी लड़की की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान जब बिहार के हाजीपुर में अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे तो लोगों ने उनका घेराव किया और नारेबाजी भी की। ये लोग राशन कार्ड में गलतियों और समय पर राशन नहीं मिलने का विरोध कर रहे थे। राज्यसभा उपचुनाव के लिए जेडीयू प्रत्याशियों को समर्थन देने पर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने अभी फैसला नहीं लिया है। नीतीश कुमार ने लालू को फोन पर समर्थन उनसे मांगा था। लालू का कहना है कि विधायकों की बैठक के बाद फैसला ही किया जाएगा। साथी राय करके विधायकों से राय लेके प्रमुख साथियों से अभी कोई निर्णय लेके थोड़ी हम आए हैं यहाँ पर। नीतीश कुमार ने फोन किया था आपको? हाँ, फोन किए थे और फोन किए थे तो फोन पर ही हमने कुछ बता भी दिया था। लालू ने चुटकी लेते हुए यह भी कहा कि जेडीयू में अभी आग लगी हुई है और वो दमकल विभाग की तरह काम करेंगे। जेडीयू के अपने घर में उन्हीं लोगों की वजह से आग लगा है, तो उस आग को बुझाने के लिए दमकल की तलाश में अपील लोगों ने किया है। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम अजीत जोगी ने दावा किया है कि बीजेपी की वजह से सरोज पांडे की हार हुई। जोगी के मुताबिक चुनाव के दौरान सरोज पांडे को हराने के लिए कुछ बीजेपी नेताओं ने उनसे मदद मांगी थी। यही उन्हें पैसे की पेशकश भी की गई थी। अजीत जोगी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि सबसे ज्यादा गुटबाजी बीजेपी के अंदर है। बीजेपी नेता सरोज पांडे ने दुर्ग से लोकसभा चुनाव लड़ा था और वो हार गई थी। हरियाणा सरकार ने अपने अस्थायी कर्मचारियों को परमानेंट करने का फैसला किया है। 10 से 15 साल का अनुभव रखने वाले अस्थायी स्टाफ को परमानेंट किया जाएगा। साथ ही पुलिस और सेना के शहीदों के आश्रितों को भी हुड्डा सरकार नौकरी देगी। लोकसभा स्पीकर बनने के बाद सुमित्रा महाजन रविवार को परिवार इंदौर पहुंची। गृहनगर पहुंचने के बाद सुमित्रा महाजन का जोरदार स्वागत। लोगों ने ढोल नगाड़े बजाकर खुशी का इजहार किया। आज उत्तराखंड के केदारनाथ में आई आपदा की पहली बरसी है। 1 साल पहले आज ही के दिन केदारनाथ और उसके आसपास के इलाकों में भारी तबाही मची थी। पहाड़ से आए पानी के सैलाब में हजारों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। हजारों घर जमींदोज हो गए थे। केदारनाथ में ऊपर पहाड़ियों पर भारी बारिश और बादल फटने से तबाही का सैलाब आया था। रात में आए इस सैलाब ने केदारनाथ और आसपास के इलाकों में भारी तबाही मचाई थी। केदारनाथ यात्रा पर गए हजारों लोग तबाही के आगोश में समा गए। त्रासदी को एक साल गुजर गया, लेकिन केदारनाथ के रास्तों पर अभी भी आपदा के शिकार हुए लोगों के कंकाल मिलने का सिलसिला जारी है। तबाही के सैलाब में बहने के बाद जो लोग मलबे के ढेर में दब गए थे, उनके कंकाल मिल रहे हैं। केदारनाथ त्रासदी का 1 साल बीतने के मौके पर कानपुर में लोगों ने शांति मार्च निकालकर मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। इस जुलूस में सैकड़ों लोग शामिल हुए। पिछले साल आई त्रासदी में गुजरात से भी कई लोग मारे गए थे। वडोदरा के इस परिवार के अपने भी इस त्रासदी के शिकार हुए थे, जिसका दंश आज भी ये परिवार झेल रहे हैं। उत्तराखंड की केदार घाटी में मिले कंकालों को देखते हुए सरकार ने तलाशी अभियान तेज करने का फैसला किया है। इसके लिए डीआईजी की अगुवाई में हाई लेवल कॉम्बिंग टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इस टास्क फोर्स में आईटीबीपी पुलिस और एसडीआरएफ के जवान हैं। टास्क फोर्स का सर्च अभियान अगले 20 दिनों तक सोनप्रयाग के लिए से लेकर केदार घाटी तक चलाया जाएगा। उत्तराखंड पुलिस ने शनिवार को जंगल से 17 मानव कंकाल बरामद किए थे, जिसके बाद प्रशासन के आदेश पर उत्तराखंड के जंगलों में सर्च अभियान के जरिए नरकंकालों की तलाश के आदेश दिए गए। ब्रेक के बाद बात मेरठ की। मेरठ में कांग्रेस नेता और अभिनेत्री नगमा के कार्यक्रम में जमकर हंगामा हुआ। नगमा मंच पर पहुंची तो हंगामा शुरू हो गया। कांग्रेस के नेता भी मंच पर के लिए आपस में भिड़ गए। कांग्रेस की करारी हार के बाद संगठन को मजबूत करने मकसद से नगमा का एक कार्यक्रम रखा गया था, लेकिन मंच पर नगमा के साथ बैठने को लेकर विवाद शुरू हुआ। कानपुर के चकेरी इलाके में तेज रफ्तार बेकाबू ट्रक ने एक शख्स को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने ट्रक को आग के हवाले कर दिया। देखते ही देखते ट्रक आग की लपटों से घिर गया। दरअसल बाइक पर सवार 2 लोगों को ट्रक ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। ट्रक की जोरदार टक्कर से शख्स की मौके पर ही मौत हो गई।
दिल्ली में बीती रात तेज रफ्तार कार ने एक ऑटो को टक्कर मार दी। हादसे में ऑटो ड्राइवर गंभीर रूप से जख्मी हो गया। हादसे के बाद दोनों गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। कार को एक महिला चला रही थी। दिल्ली के मोदी नगर इलाके में एक सनकी शख्स ने ट्रैफिक पुलिस के कांस्टेबल को कार से कुलकर मौत के घाट उतार दिया। कार वाला रॉन्ग साइड चल रहा था। कांस्टेबल मनाराम पर कार चढ़ाने के बाद आरोपी करीब 150 मीटर तक घसीटता हुआ चला गया। कांस्टेबल ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। मुंबई में एल्फिस्टन स्टेशन के पास एक बस ने सड़क पर खड़ी टैक्सी को टक्कर मार दी। गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। दिल्ली के करोलबाग इलाके में अपराधियों ने दिन दहाड़े एक ज्वेलर पर जानलेवा हमला कर दिया। बदमाश लूट के इरादे से आए थे। कारोबारी ने जब उसका विरोध किया तो उन्होंने गोली चला दी। दिल्ली के नसबगढ़ में निर्मल विहार में डकैतों ने एक घर में जमकर लूटपाट मचाई और लाखों के जेवर नकदी लूट लिए। विरोध करने पर घर की महिलाओं की पिटाई भी कर दी गई। उसका विरोध किया तो उन्होंने गोली चला दी। दिल्ली के नसबगढ़ में निर्मल विहार में डकैतों ने एक घर में जमकर लूटपाट मचाई और लाखों के जेवर नकदी लूट लिए। विरोध करने पर घर की महिलाओं की पिटाई भी कर दी गई। दिल्ली पुलिस ने अलीपुर इलाके में हुई 1.5 करोड़ की लूट का खुलासा किया है। लूट के कुछ ही घंटों में उसने 1.5 करोड़ के हीरे बरामद कर लिए। ग्रेटर नोएडा में देर रात पुलिस ने खनन माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने रेत खनन में लगे 4 लोगों को गिरफ्तार किया। साथ ही 10 जंपर और एक पोकलेन मशीन भी जब्त की। दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके में एक युवक ने अपनी दादी पर चाकू से हमला कर दिया। यूपी के रामपुर में 2 गुटों के बीच में हुई फायरिंग में एक शख्स की मौत हो गई जबकि 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए। बताया जा रहा है कि दोनों गुटों के बीच गाड़ी का टायर चोरी होने के एक मामले को लेकर झगड़ा हुआ था। गाजियाबाद पुलिस ने फर्जीवाड़े और ठगी के मामले में एक शख्स को गिरफ्तार किया है। आरके गुप्ता नाम का शख्स कभी खुद को डॉक्टर तो कभी अनाथ बताकर फेसबुक के जरिए लोगों से रुपए ऐंठता था। यूपी के बिजनौर में एक ब्रांडेड कंपनी का कोल्ड ड्रिंक पीने से 5 लोग बीमार पड़ गए। जयपुर के अस्पताल में 13 दिन से चल रहे इलाज के बाद रेप पीड़ित लड़की की मौत हो गई। दरिंदगी की शिकार होने के बाद नाबालिग लड़की ने खुद को आग के हवाले कर लिया था। बीजेपी नेता विजय पंडित की हत्या के विरोध में लोगों का प्रदर्शन लगातार जारी है। ग्रेटर नोएडा में महिलाओं और व्यापारियों ने कैंडल मार्च निकालकर अपना विरोध जताया। पंजाब के फुल्का से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। यहाँ के 11 गांव बिकाऊ हैं। इसके लिए बाकायदा होर्डिंग्स भी लगाई हैं। राजस्थान के अलवर में पानी की किल्लत से परेशान होकर 16 महिलाएं ससुराल छोड़कर चली गईं। भगवद गीता के श्लोकों का अनुवाद अब उर्दू में भी हो गया है। मशहूर शायर अनवर जलालपुरी ने गीता के 701 श्लोकों को 1761 शेरों में तब्दील किया है।